Yes, respected ladies and gentlemen, and my dear brothers and sister colleagues. Today, 7th February 2025 is a most important day. ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन स्पेशली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क स्टेप उठाया है रेपो रेट को रिड्यूस करने का। प्रीवियसली जो रेपो रेट थी वो 6.50 थी एंड नाउ उन्होंने देश हित में 6.50 से इसको घटा करके 6.25% किया है। नाउ इसके हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है, किस तरह से ये लोगों को प्रभावित करती है, वो सारी चीजें हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट का जो बैंक है वो फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व। उसका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा आता है तो पूरा विश्व प्रभावित होता है। इसी तरीके से लिक्विडिटी को फ्लो प्रॉपर तरीके से पूरे देश पे करना, महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई को एक लेवल तक बढ़ाना, प्लस इस तरीके से देश को प्रॉपर मैनेज करना कि वहाँ आर्थिक ग्रोथ बहुत तेज गति से हो। उसमें हमारा रिजर्व बैंक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट को बहुत हद तक प्रभावित करता है ताकि कंट्रोल करके इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हायर भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो। दैट मीन्स इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है वो, और साथ ही उद्योग धंधों का प्रॉपर विकास, उस देश के लोगों का विकास, हमारे भारत के लोगों का विकास वो रिजर्व बैंक करने का काम करता है। नाउ व्हाट्स द रेपो रेट? आज जो ये स्टेप उठाया गया है उस चीज को हम लोग समझते हैं कि रेपो रेट क्या है। सरल शब्दों में हम लोग देखें तो रेपो रेट मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे जो दूसरे बैंक हैं जो भी भारतवर्ष में हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, जिनको जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंडिंग देता है ताकि वो लोगों तक, उद्योग धंधों तक और जो भी विकास कार्य है वहाँ उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आगे ट्रांसफर कर सके, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। दैट मीन्स आरबीआई लैंड टू बैंक्स, जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को फंड्स ट्रांसफर करता है। अगर लो रेपो रेट होती है दैट मीन्स जो बोरोइंग कॉस्ट है बैंकों की वो कम आती है और इससे बैंक जो है उनके वर्किंग जो मॉडस ऑपरेंडी है उसमें बहुत तेज गति से विकास होता है। साथ ही इकोनॉमिक की, अर्थव्यवस्था की जो एक्टिविटी है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ना शुरू होती है। बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर बैंक लिबरलाइज होकर के आम जनता को फंडिंग देंगे तो आम जनता की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। साथ ही जो लोग उसका सही उपयोग लेंगे मनी का, वो बिजनेस में, प्रोफेशन में, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ को कर सकेंगे। इससे पूरे नेशन का, हमारे पूरे भारत देश का विकास होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो हमको ध्यान में रहना चाहिए, दैट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ प्राइड जो हम सब भारतवासियों को करना चाहिए, जो बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया के इतिहास में केवल मात्र हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वही एक ऐसा बैंक रहा है जिसने अपनी एक एक्सीलेंसी परफॉर्मेंस अक्रॉस ओवर वर्ल्ड प्रूव की है कि हम लोग पूरे विश्व में नंबर वन पोजीशन पे आते हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ कि अभी हमको बहुत ज्यादा विकसित होना है। लेकिन 2008 की जो एक प्राइम क्राइसिस हुई थी, उस सब प्राइम क्राइसिस में यूनाइटेड स्टेट के सारे बैंकों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और वहाँ जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे वो लोग सब फेल हो गए। वहाँ के जो बैंक हैं वो कोलैप्स हो गए। न केवल वहाँ के बल्कि अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड ये इम्पैक्ट हुआ। लेकिन एक भारतवासी को ये सबसे ज्यादा गर्व करना चाहिए, प्राइम इशू जो 2008 में एक सीरियस वित्तीय कोलैप्स होने का काम हुआ था,
और बैंकों ने जो उनके डिपॉजिटर हैं उनको रिफ्यूज कर दिया था पैसे देने से। जिन्होंने वहाँ एफडी करा रखी थी उनका पैसा खत्म हो गया था। लेकिन हमारा भारत देश और हमारे भारत देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट इतना सॉलिड मैनेजमेंट रहा है कि उस समय हमारे भारत देश में किसी भी बैंक में ये प्रॉब्लम नहीं आई है। हर बैंक की लिक्विडिटी प्रॉपर रही है। जिन लोगों ने वहाँ एफडी कराई है उनको प्रॉपर तरीके से एफडी का पेमेंट दिया गया। और किसी भी बैंक में जो नॉर्मल ऑपरेशन बिजनेस के बैंकिंग कामकाज होते हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हुए। ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है एज फार एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स मॉडस ऑपरेंडी इज कंसर्न। जितने भी बैंक हैं वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से फंड लेते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। तो साथ ही ये जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ट्रांसफर करते हैं अपने फंड्स को, वो आगे हम लोग देखेंगे, वो रिवर्स रेपो रेट होती है। लेकिन जो बैंकों का बैंक जो कहलाता है, एक वर्ड इसके एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। हमारे जो रिजर्व बैंक के जो रिसेंटली गवर्नर साहब हैं, अनडाउटली ही इज द मोस्ट जीनियस पर्सनैलिटी, इज द मोस्ट लिजेंड ऑफ द लिजेंड, मिस्टर मल्होत्रा साहब। उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि देश को हाई ग्रोथ के लेवल पे लेके जाना है। तो वो उस चीज को मेजरमेंट करते हुए उन्होंने सारे के सारे डेटास को एनालाइज किया और फाइनेंशियली जो स्टेबिलिटी देश में रहे और सपोर्ट मिले उद्योग धंधों को, छोटे उद्योगों को भी, और व्यक्तियों का ओवरऑल जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, जिससे फाइनेंशियल तरीके से वो फुलफिल हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया जो पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ है। और इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ये है कौन। संजीव मल्होत्रा साहब, प्रीवियसली ही वाज द रेवेन्यू सेक्रेटरी, बहुत लंबा इनको अनुभव है। 26वें ये हमारे देश के गवर्नर है, 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंटमेंट मिला वेनसडे दिसंबर 11 को। ब्रिलियंट आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 1990 के बैच के हैं। और साथ ही वन मोर क्रेडेंशियल एजुकेशन उन्होंने ली है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ये कंप्यूटर साइंस में। और साथ ही मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी, उसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। तो दैट इज द एक्सीलेंट एडवांटेज कि हमारे देश को एक बहुत ही ब्रिलियंट गवर्नर मिला है जिसने न केवल आईआईटी को कंप्लीट किया है बल्कि आईएएस को भी कंप्लीट किया है। और फाइनेंशियल जिनको नॉलेज एज ए रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे बहुत ही अच्छा रहा है। तो संजीव मल्होत्रा साहब 26वें गवर्नर हैं। तो एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे देश का पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन रहा है। उस समय देश जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, अब इसका नाम अलग था। उस समय सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो हमारे देश के पहले गवर्नर थे। तो देश हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो गुलाम था, 1935 से लेके 37 तक ये रहे, 2 साल 90 दिन। उसके बाद में जब देश आजादी के दौर में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है, वो है सर सीडी देशमुख। 11 अगस्त 1943 को अपॉइंट हुए और वहां से लेके 30 जून 49 तक इन्होंने काम किया। दैट मीन्स 5 साल और 323 दिन। अब जो सबसे लंबा कार्यकाल किया सर बेनेगल रामाराव ने, 1949 से 14 जनवरी 1957। ही इज द मोस्ट important person who was the longest serving governor। आपके भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक 7 साल और 197 दिन मैक्सिमम पीरियड जो सेवा का मिला, जिन्होंने इस रिजर्व बैंक को बहुत ही आगे बढ़ाने में रोल प्ले किया,
वो सर बेनेगल रामाराव हैं। अलग-अलग समय पे जितने भी गवर्नर हुए हैं, उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी और एक एथिक्स को फॉलो करते हुए देश के प्रति पूरा जस्टिस किया है। हमारे जो फाउंडर्स रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव इतनी सॉलिड डाली है फाइनेंशियली सॉल्वेंसी की, आज तक कभी भी किसी भी बैंक में फाइनेंशियल क्रंच या किसी भी तरह की फ्रॉड इन द सेंस कि एफडी का पेमेंट नहीं मिल रहा है या पेंशन का पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। नाउ आरबीआई का जो ये स्टेप हुआ है, अभी जो हमने डिस्कस किया, रेपो रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से घट करके 6.25 की गई है। और हमारे जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है, उनका स्टेटमेंट है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई, वो इन्फ्लेशन बहुत हद कंट्रोल में आ गया है। अगर ये कंट्रोल में नहीं आता, इन दैट केस फिर ये जो रेपो रेट है, ये घटने की बजाय बढ़ाना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल डेटा को अगर हम लोग देखें, तो जो फूड प्रोडक्ट हैं, बेसिक खाद्यान्न पदार्थ हैं, और भी जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, जनरली मार्केट में जाते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि पिछले 6 महीने या 8 महीने पहले जो रेट्स थी फूड प्रोडक्ट की, और कंपेरेटिव आज अगर हम लोग देखें तो उसमें काफी अच्छे तरीके से हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन चीजों को। इन दैट केस जो ग्रोथ है उसको एक अच्छे पद पे ले जाने के लिए उन्होंने स्टेप उठाया। और साथ ही जो मेन बात है, जीडीपी हमारे देश का सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा है, जिसके बेस पे हमारे देश की रेटिंग तय होती है और फॉरेन फ्लो होता है, वो उनका ये मानना है कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ है, वो अगले साल में 6.7 और उससे भी ज्यादा वो ग्रोथ को इस तरीके से अचीव कर लेंगे। नाउ रेपो रेट क्या होती है? वो ब्याज दर होती है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी देता है बैंक्स को। और जब भी सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक लो करता है इस रेंट को, तो बैंक को एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि वो अगर चाहें तो वो बोरो कर सकते हैं फंड्स एट लोअर कॉस्ट, और डिपॉजिट रेट्स जो है उसमें कमी आती है। जिन लोगों के एफडी बैंक में है उसमें ब्याज में कमी आती है, एज बैंक डोंट नीड टू ऑफर हायर रिटर्न ऑफ फंड्स, तो फिर बैंक को भी नेसेसिटी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। बट उसके ओवरऑल काफी सारे बेनिफिट है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रेपो रेट है ये गुड है, इसको घटाना या बढ़ाना वो अच्छा है या बुरा है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी ये डिसीजन लेता है तो ये सबसे पहले की टूल है या की वेपन है। सबसे ज्यादा जिस वर्ड को यूज लिया जाए कि ये सबसे ज्यादा अमोघ शस्त्र है कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, और मनी सप्लाई को पंपिंग करने के लिए। जैसे ब्लड प्रेशर किसी भी शरीर के अंदर एक नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए, न तो ये बहुत हायर होना चाहिए न बहुत लोअर होना चाहिए। ऐसे ही किसी भी देश में महंगाई न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए न बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मनी की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए न जो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, एक बैलेंस वे में होनी चाहिए। ये रेपो रेट गुड है या बैड है, ये अलग अलग नजरिए से देखी जाती है। तो ये नजरिया किन किन लोगों का हो सकता है? एक तो बोरोवर, जो बैंक से बोरो करते हैं। दूसरा सेवर, जो मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तीसरा इन्वेस्टर्स, जो फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट जो कट हुआ है हमारे देश में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, 5 साल बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है। ये पहला जो रेट कट हुआ था मई 2020 में हुआ था, और मई 2020 में 40 बेसिस पॉइंट ये स्टेप उठाया गया, 4% का जो रेपो रेट है वो किया गया। उसके बाद में रिजर्व बैंक ने मई 2022 से मई 2023 तक लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया और इसको 6.5 तक किया। ये पहला ऐसा टाइमिंग है जब 6.5 से 6.25 किया गया।
That means that is the very, very important step during the period of 5 year. और ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों को बढ़ाया गया था। अगर इन्फ्लेशन इतना नहीं होता तो ब्याज दरें इतनी नहीं बढ़ती, और इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए केवल हमारा देश अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अनसर्टेनिटी हुई है, डिफरेंट टाइप की क्रूड प्राइस में प्रॉब्लम हुई है, अनसर्टेनिटी वॉर की हुई है, अनिश्चितताएं बहुत सारी बढ़ी, उस वजह से ये सारी स्टेप उठाने पड़े। लेकिन अब कंट्रोल हुआ, और कंट्रोल के बाद में इमीडिएटली हमारे देश ने ग्रोथ को देखते हुए उसको बढ़ाना उचित समझा और रेपो रेट में रिड्यूस किया। दैट इज अ चार्ट। इससे ये हमको पता चल रहा है कि मई 2022 वहां से लेकर के ये अभी तक का चार्ट है। सच ये है कि मई 2020 4% थी, वहां से बढ़ाना शुरू किया तो मई 2023 केवल इतने से पीरियड में 2022 से लेके ये 1 साल के पीरियड में 6.5 कर दिया। दैट मीन्स बहुत तेजी से ब्याज दरों को बढ़ाया गया बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा या हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और अब इसको रिड्यूस करके 6.25 किया गया है। सो वी कैन विटनेस कि इस तरीके से आने वाले समय में और अगर इसमें रेपो रेट में गिरावट होती है तो उसका और ज्यादा बेनिफिट सभी लोगों को मिलेगा। वाई दिस कट इज इम्पोर्टेंट? ऐसा जो कट किया जाता है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये कि जीडीपी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट जो है उसको कम करने के लिए, और इंक्रीजिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर टू स्पेंड। अगर ब्याज दरें कम रहेगी तो उससे बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा फंड आम लोगों तक, आम भारतीयों तक वो फंडिंग इजीली लिबरलाइज तरीके से देंगे। इन दैट केस जब लिबरलाइज फंडिंग रहेगी, आसानी से बैंक से आप लोन ले सकते हैं, तो फिर वहां पे परचेजिंग पावर अपनी बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो देश के अंदर ओवरऑल बिजनेस और डिफरेंट सेक्टर है उन सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमी का जो विकास है वो बहुत तेज गति से होगा। जो हमने पहले डिस्कस किया कि किन किन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो बोरोवर पे, इन्वेस्टर्स पे और सेवर पे। बोरोवर जो है, जो बैंक से अलग अलग रीजन से फंडिंग लेता है, अगर हायर रेपो रेट रहेगी तो वो उसके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इन दैट केस उसकी जो ईएमआई है, या वो इंडस्ट्री चला रहा है या बिजनेस चला रहा है, वो ईएमआई बढ़ जाएगी, और अगर लोअर रहेगी तो ईएमआई कम हो जाएगी। लोअर ईएमआई अगर भी है तो वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है। अभी जो स्टेप उठाया है हमारे गवर्नर साहब ने, वो लोअर रेपो रेट करके ईएमआई को कम करने का ही किया है। हायर रेपो रेट, बोरोइंग इज मोर एक्सपेंसिव फॉर बिजनेस। इससे जो एक चीज ये है, स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टॉक मार्केट कभी भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। स्टॉक मार्केट में जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, अगर कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं, अगर वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट होगी, इन दैट केस उनका प्रॉफिट कम होगा। उनको ब्याज ज्यादा चुकाना है। अगर ब्याज ज़्यादा चुकाना है, डेब्ट ज़्यादा चुकाना है, जो इक्विटी रेशियो होता है या डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, उसमें ये क्लियर करता है कि अगर ब्याज ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है या ईएमआई ज़्यादा चुकानी पड़ रही है तो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्पेशली बोरोवर्स के लिए, बिजनेस के लिए ये उनके प्रॉफिट को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो स्टॉक मार्केट जो है वो इमीडिएटली इसको नेगेटिव लेता है। और अगर लोअर रहेगा तो स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से जो है बिजनेस में डिमांड बढ़ेगी, और स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, जो हमारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी है या पीएसई या जितनी भी कंपनियां हैं, वो सब उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेगी। जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो कम्प्लीटली ब्याज दरी
पे ही आधारित है। ब्याज दरें अगर कम होगी तो रियल एस्टेट मार्केट में इमीडिएटली पंपिंग होगी पैसे की, और अगर ब्याज दरें ज़्यादा होगी तो फिर रियल एस्टेट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये जो उन्होंने स्टेप उठाया है, उससे अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया जो रियल एस्टेट मार्केट है, जहाँ अब डेवलपमेंट होना बाकी है, वहाँ पे ब्याज दरों का इम्पैक्ट बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि रेपो रेट कम हुई है। रेपो रेट कम होने से बहुत बड़ी फंडिंग अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया फ्लो होगी डिफरेंट डिफरेंट बैंकों के माध्यम से, जिन लोगों को भी अपने घर का सपना पूरा करना है, तो दैट इज द गोल्डन टाइमिंग। रेपो रेट हमने डिस्कस की। जो इंटरेस्ट रेट जो है वो आरबीआई दूसरे बैंकों को, जितने भी हमारे देश में हैं, चाहे वो निजी हैं या प्राइवेट हो, पब्लिक हो, उनको देता है। ठीक इसके विपरीत जो है रिवर्स रेपो रेट होती है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो इंटरेस्ट रेट होती है एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक के पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों का यूज लेता है। ये किस तरह से हमको इफेक्ट करेगी, एक इंडिविजुअल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमको क्या इफेक्ट इससे पड़ेगा, एक व्यक्ति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या एक परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो विथ इन फ्यू कपल ऑफ टाइमिंग आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। चाहे वो मकान का ड्रीम हो तो वो जल्दी फुलफिल होगा, कार लेना है आपको तो जो भी कार पसंद है आप उसको ले सकते हैं। पर्सनल लोन अगर लेने हैं तो बैंक को बहुत इजीली, बहुत इजी टर्म्स कंडीशन और बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो ये देगा। पॉइंट ये है कि बैंक क्या आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा या नहीं बताएगा। अब आपने ये देख लिया है ट्यूटोरियल या समझ लिया है, तो आप बैंक में ये बात कर सकते हैं कि एक्चुअल में रेपो रेट तो ये है और रिड्यूस हुई है। तो अब आप जो पहले की टर्म्स कंडीशन उनको चेंज करिए। काफी लोग इन चीजों को, चूंकि अवेयरनेस नहीं रहती है, तो वो बैंक से बात ही नहीं कर पाते हैं, और जो पहले की जो इंटरेस्ट रेट लग रही है वही इंटरेस्ट रेट उन पे लागू रहती है। तो इन दैट केस वो हायर इंटरेस्ट रेट पे अपनी ईएमआई दे रहे हैं, उनको इसको चेंज करवाना चाहिए। अब ईएमआई भी कम आ जाएगी, फ्लोटिंग अगर रेट पे लिया है, फिक्स पे नहीं लिया है, तो उन्होंने हाई अफोर्डेबिलिटी फॉर न्यू बोरोवर्स, उनकी अफोर्डेबिलिटी अब बढ़ जाएगी नए बोरोवर्स की। स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जिन पे ब्याज दरों का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे बैंकिंग, रियल एस्टेट, ऑटो, ऑटो की सेल्स, जैसे ही ब्याज दरें कम होगी ऑटो की सेल्स तुरंत प्रभाव से बढ़ जाएगी। रियल्टी, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जैसे ही ब्याज दरें कम होगी, डिमांड्स, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उनकी डिमांड तेजी से बढ़ जाएगी। कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा, कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनका नेट प्रॉफिट है जो टैक्स और इंटरेस्ट रेट घटने के बाद आता है, वो हायर हो जाएगा। और जो इन्वेस्टर हैं, अब वो एफडी की बजाय इक्विटी में एक रिटर्न को तलाशेंगे। दैट मीन्स उनको ये लगेगा कि एफडी में हम लोग अगर फंड रखते हैं बैंक में, तो बहुत कम ही रखें, उतना ही रखें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी का फंड हम उस जगह पे लगाएं जहाँ से हमको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और इक्विटी या गोल्ड वो एक ऐसी एसेट्स क्लास है, इस तरह की एसेट्स क्लास है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं रहती है। हमारे देश के लिए क्या बेनिफिट है, की बेनिफिट ऑफ ए रिड्यूस इंटरेस्ट रेट फॉर आवर इंडिया। नंबर वन, इंक्रीजिंग बोरोइंग। अगर ये होता है तो लोगों की बोरोइंग पावर बढ़ जाएगी। लोअर इंटरेस्ट रेट से अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर यही इंटरेस्ट रेट मार्केट में सपोज 3 रुपए सैकड़े पे अगर इंटरेस्ट रेट मिल रही है, 3 भारतीय 36, कोई भी आदमी जो है इतनी हाई रेट पे उसके लिए लेना और सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं होगा। मार्केट में अगर एक दूसरे से जो फंड लेते हैं, मार्केट में जो ट्रेडिशन है 2 रुपए सैकड़े का, 3 रुपए सैकड़े का, इमरजेंसी में आदमी तो 5 रुपए सैकड़े का, उनको इस तरह की घबराहट करने की जरूरत नहीं है। अब वो डायरेक्ट बैंक से रिड्यूस रेट पे फंडिंग ले सकते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी की बहुत तेज गति से ग्रोथ होती है, क्योंकि फंडिंग अगर आती है तो इन दैट केस स्टिमुलेट पैकेज ये होता है और बूस्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को।
लोअर लोन पेमेंट, अगर हम लोग 1 महीने का 10 लाख का लोन पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर अब ये 8 लाख या 9 लाख या 7 लाख इसके आसपास हो जाएगा। तो ईएमआई कम आएगी। ईएमआई जो है वो कम आने से ओवरऑल हम दूसरी जगह पे अपना मनी को यूज कर सकते हैं। रियल एस्टेट मार्केट, वो जमीन जिनको लेनी है, प्लॉट लेना है, मकान लेना है, उस सपने को पूरा कर सकते हैं। बिजनेस जिसको एक्सपांशन करना है, जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं या छोटे उद्योग चला रहे हैं, उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंडिंग मिलेगी। इन दैट केस they can get the benefit of reduced interest rate and expand their business. Top management, वो लोअर इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है, क्रेडिट कार्ड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा होती है, तो इन दैट केस क्रेडिट कार्ड जो है उसको डेब्ट मैनेजमेंट उनका जो है उसको करके रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स को ट्रांसफर करा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हायर लेवल पे हो जाता है। उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फॉर सिंपल सा एग्जांपल हम इसको देखें, अगर आपकी दोनों जेबें भरी हुई हो, ऊपर की जेब भी भरी हुई हो और अंदर की जेब भी भरी हुई हो और बटुआ भी भरा हो और घर में भी पैसा हो, तो ऑटोमेटिकली मनी आते ही आपका खुद का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और जेब में पैसे नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके अपोजिट, अगर दोनों जेबें भरी है, फुल भरी हुई है और आप निकलते हैं, तो आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इन दैट केस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल इंडिकेटर है। उससे सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और मनुष्य जो है वो मशीन नहीं है, इमोशंस उसको प्रभावित करते हैं। इन दैट केस अगर मनी उसके पास में रहेगी, तो उसका परिवार या उस व्यक्ति का, उस सोसाइटी का विकास होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्पेशली रेपो रेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ है, जो लैंडमार्क स्टेप है, उसको डिस्कस किया। संजीव मल्होत्रा साहब, जो हमारे गवर्नर साहब है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है और ये पिछले 5 सालों में पहली बार हुआ है। इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। साथ ही ये भी डिस्कस किया कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से बेस्ट एक्सीलेंसी से वर्क करता है कि किसी भी प्रॉब्लम वर्ल्ड में, इकोनॉमिक क्रंच हुआ या क्राइसिस आई, उस पेन को भी बर्दाश्त करते हुए हमारे यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आर्थिक रूप से नहीं हुई और ये देश सुचारू रूप से संचालित हुआ। आने वाले समय में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी बहुत तेज गति से होगी, ये पूरा उन्होंने एश्योर किया है। थैंक यू सो मच, विश यू ग्रेट सक्सेस। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।